आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर सिमेट्री एलिमेंट का, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया कि मिरर इमेज आखिरकार किस तरीके से किसी कंपाउंड्स की बनाते हैं, जहाँ पर हमने ये बात बहुत अच्छे से सीखी कि जहाँ जहाँ पर आप डिफरेंट पोजीशन पर मिरर रखोगे उसी ही तरीके से आपकी मिरर इमेज बनके तैयार हो जाएगी। यदि राइट और लेफ्ट रखोगे तो राइट लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट राइट में हो जाएगा। यदि टॉप बॉटम पे रखोगे, टॉप बॉटम पे हो जाएगा, बॉटम टॉप पे हो जाएगा। यदि फ्रंट या बैक में रखोगे तो फ्रंट बैक में हो जाएगा, बैक फ्रंट में हो जाएगा। इस बात से आप कोई भी मॉलिक्यूल की एक इमेज बना के तैयार कर सकते हो। इमेज बनाने के बाद हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास मिरर इमेज दो प्रकार की होती हैं। एक सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। यहाँ पर हमने सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये समझा था जहाँ पर एटम टू एटम मैच हो जाए। जब आपने मिरर इमेज बना ली, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखी और एटम टू एटम मैच हो जाए तो सुपर इम्पोजिबल, और अगर ऐसा ना हो पाए नॉन सुपर इम्पोजिबल। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि आखिरकार सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या होगा। तो हम लोगों ने बोला दो तरीके होते हैं, एक मॉडल मेथड और एक सिमेट्री मेथड। मॉडल मेथड जो तो आपको एकदम स्टार्टिंग में मैंने समझाया था वो मॉडल मेथड ही था, लेकिन हर बार आपको एग्जाम में मॉडल वगैरह नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमें कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा जिसके थ्रू हम अपने एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो हम लोगों ने बताया कि सिमेट्री मेथड जो दूसरा मेथड है वो एक बहुत अच्छा मेथड है, जिससे आप किसी भी मिरर इमेज को सुपर इम्पोजिबिलिटी या नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी बता सकते हो। और हम लोग सिमेट्री मेथड में टॉपिक पढ़ रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट। अगर आपके पास सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब वह कैसा है, सुपर इम्पोजिबल, और यदि सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब प्रेजेंट है या नहीं है उससे पहले आपको यह देखना है कि सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबका आइडिया होना चाहिए। मैंने बोला 5 तरह के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला एक्सिस ऑफ सिमेट्री, CN से डिनोट करते हैं, जिसको सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है आइडेंटिटी, जिसको E से डिनोट करते हैं, और आइडेंटिटी दुनिया के सब मॉलिक्यूल में होता है, इसलिए उसको हम साइड कर सकते हैं। तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर हम इसी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, जिसको SN से डिनोट करते हैं। अगला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और लास्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ के खत्म कर दिया। मैंने बोला एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन आपको ड्रॉ करना है, बनाना है, जहां पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं और वह एक दूसरे की मिरर इमेज भी हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। और किसी भी मॉलिक्यूल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री की अंग्रेजी पढ़ाने से पहले मैं समझाता हूँ। ये एक रूम है और ये क्यूब है एक तरीके से, और मैं इसके एकदम सेंटर पे खड़ा हूं। जब मैं इसके सेंटर पे खड़ा हूं, जब मैं एक डायरेक्शन में मूव करूंगा, मान लो मैं आपकी तरफ मूव कर रहा हूं, जब मैं आपकी तरफ मूव कर रहा हूं तो यहां पर कैमरा रखा है। अब जब मैं उसी ही सेंटर से जहां पे पहले मैंने मूव किया उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूंगा। अब मुझे बताओ, जब मैं आपकी तरफ मूव कर रहा हूं तो उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर से आपसे दूर की तरफ। जब मैं आपसे दूर की तरफ जा रहा हूं, या फिर मैं ऐसे समझाता हूं, मैं आपसे दूर जा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर बोर्ड है। मतलब एक सेंटर से जब आप एक डायरेक्शन में जाओ, जो माहौल आपको वहां मिल रहा है, अगर उसी ही समय आप डायरेक्शन के अपोजिट में जाते हो, आपको वैसा माहौल ना मिले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर वैसा माहौल मिले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं इस रूम की बात कर लेता हूं, सामने कैमरा रखा है, यहां पर बोर्ड है, तो मैं बोलूंगा यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर ये पूरा रूम खाली होता, क्यूब होता, और आप इस रूम के सेंटर पर खड़े होते, एक तरफ जाते तो एक फेस मिलता, उसके जस्ट अपोजिट जाते वो फेस मिलता, तो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कह सकते थे, अगर कुछ सामान वगैरह नहीं होता। तो ऐसे ही इस चीज को समझने के लिए हम डिफरेंट एग्जांपल्स उठाएंगे, जहां पर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री समझने की कोशिश करेंगे। एक बात समझिएगा, यहां पर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, या तो वो प्रेजेंट होगी या फिर प्रेजेंट नहीं होगी। कभी भी एक मॉलिक्यूल की बहुत सारी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि मॉलिक्यूल का हमेशा एक ही सेंटर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं आप लोगों से एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं तो मैं एग्जाम्पल कुछ ऐसा ले लेता हूं, चारों ग्रुप डिफरेंट ले लेता हूं। H, F, यहां पर आपके पास Br है, यहां पर आपके पास Cl है। ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को आपको समझाऊं तो ये स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा ही है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 बॉन्ड तो प्लेन पे हैं, एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, एक आपसे दूर जा रहा है।
अब मान लो इसका सेंटर ये कार्बन है, जब इस कार्बन से मैं यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ पे येलो कलर का एटम आ रहा है, तो जब मैं इस कार्बन के जस्ट अपोजिट में जाऊँगा तो यहाँ तो खाली है, कुछ नहीं है। ऐसे ही जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो ब्लू कलर का एटम आ रहा है, जब मैं इसके जस्ट अपोजिट जाऊँगा तो यहाँ तो खाली है, कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको एक भी जगह डिफरेंस क्रिएट दिख जाए, इसका मतलब वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो येलो आ रहा है, जब इसके ऊपर की तरफ जस्ट अपोजिट जाऊंगा तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जा रहा हूँ तो रेड आएगा, जब यहाँ ऊपर की तरफ जाऊंगा तो यहाँ कुछ नहीं है। तो मैं बोलूंगा इस मॉलिक्यूल में आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। चाहे आप ग्रुप सारे सेम कर लो, चाहे आप ग्रुप सारे चेंज कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यह एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। मतलब आपका जो तूफानी दिमाग है वो ये कह रहा होगा ना कि सर ऐसा कर लो, H यहाँ पर H, देखो बहुत बेसिक से समझा रहा हूं मैं एक एक कॉन्सेप्ट को, इसलिए गलती बिल्कुल भी मत करना। सर इसमें चारों ग्रुप सेम कर लो भाई। अगर मैं चारों ग्रुप यहाँ पर सेम करता हूं तो आपकी दिल की पूरी की तमन्ना मैं कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने चारों ग्रुप सेम लगा दिए। यही तो बोल रहे हो कि सर अगर चारों ग्रुप सेम हो जाएं तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? दिमाग लगाओ। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या है? हाइड्रोजन। तो इसके नीचे की तरफ क्या है? खाली। जब आप यहाँ जा रहे हो तो क्या है? हाइड्रोजन। जब इसके अपोजिट जाओगे तो क्या है? खाली। जब आप यहाँ जाओगे तो क्या है? हाइड्रोजन। जब आप यहाँ जाओगे तो क्या है? खाली। जब आप यहाँ जाओगे तो हाइड्रोजन, जब यहाँ जाओगे तो क्या है? खाली। मतलब जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपको एक जैसा माहौल नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री को इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं और आई से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं तो क्या है? अ मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन सेंटर इफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब जो हम स्ट्रेट लाइन अभी पास कर रहे थे through the center of molecule meet the identical group molecule ligands atom at the equal distance from the center। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर ऐसा सेम मिल जाए, सेम माहौल, मतलब सेम ग्रुप हो या सेम मॉलिक्यूल हो या सेम लिगेंड हो या सेम एटम हो, तब हम बोलेंगे वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मान लो मैं आप लोगों के सामने एक अगला एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखो ये जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ये समझ में आना चाहिए। कैसा एग्जाम्पल है? ये आपके पास कुछ इस तरीके से है, यहां पर Me है और यहां पर Me है। समझे इसको? या फिर अपन इसको डायग्राम से ही समझ लेते हैं। एक बार की झंझट है ना, खत्म हो जाएगी बार बार की। 4 कार्बन है यहां पर, बहुत बढ़िया। ये अपना मॉडल बनके तैयार हो चुका है। एक मिनट, बस 1 मिनट है ना। ये अपना मॉडल बनके तैयार, और येलो लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम एक एक बात कर रहे हैं, अगर बातों को नहीं समझोगे तो सिर्फ आपको दिक्कत ही होगी कॉन्सेप्ट में, और कुछ नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल है। इस बात देखो, अभी मैं मॉडल का सहारा ले रहा हूं, लेकिन हम ऐसे ही इमेजिन करेंगे। अभी मैं बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी क्वेश्चन की, रुक जाओ, तो स्टार्टिंग है। अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं कि कौन सी सिमेट्री एलिमेंट क्या होती है। ये आपके पास एक 4 मेंबर रिंग है और ऐसा ही कुछ है। 1 2 3 4 दिख रहा है एकदम अच्छे से? बोलिए, दिख रहा है? यहां पर आपकी तरफ जो कार्बन है ऊपर की तरफ CH3, और यहाँ जो आपसे दूर है यहाँ पर भी क्या है? CH3 ऊपर की तरफ है। लेकिन तो कुछ ऐसा ही मैं समझा पा रहा हूँ क्या? बोलिए। अरे वेज का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ बोलते हैं हम वेज का मतलब, तो डैश का मतलब नीचे की तरफ होता है, तो पक्की बात है हाइड्रोजन होंगे नीचे की तरफ, उससे मतलब नहीं है। अगर आप इसके सेंटर से मूव करना स्टार्ट करो, ऐसे मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ इस जगह से, क्या पता समझ में आ जाए। बातों को समझना। अगर मैं सेंटर से मूव करना स्टार्ट करूं, जब मैं सेंटर से मूव करूंगा, जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, तो इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? नीचे की तरफ जाऊंगा, तो नीचे की तरफ क्या है? खाली। ऐसे ही मैं यहाँ जाऊंगा तो क्या है? मिथाइल है। नीचे की तरफ जाऊंगा क्या है? खाली। मतलब इसको आप इमेजिन करो ऐसे मॉडल में, ज़्यादा फील आएगा।
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। फिर से फिल करो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। एक कार्बन पे क्या लगा है? मिथाइल ऊपर की तरफ। तीन कार्बन पे क्या लगा है? मिथाइल ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गई? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। एक कार्बन पर मिथाइल लगा है ऊपर की तरफ और तीन कार्बन पर लगा है मिथाइल ऊपर की तरफ। जब आप सेंटर में होगे, जब आप एक कार्बन के ऊपर की तरफ मिथाइल देखोगे तो फिर उसके जब नीचे जाओगे तो नीचे तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जब आप तीन कार्बन के ऊपर की तरफ जाओगे, उसके जस्ट अपोजिट में जाओगे, फिर कुछ नहीं है। तो मतलब हम बोलेंगे यहां पर आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में इमेजिनेशन करने में दिक्कतें हो रही हों, लेकिन जब आप बहुत सारे डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स देख लोगे अच्छे से, तब आपकी सारी तरह की दिक्कतें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। बोलिए, बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? जैसे मान लो मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, यहाँ पर Me है और यहाँ पर आपके पास क्या है? नीचे की तरफ Me है। अब इस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखोगे, इसका स्ट्रक्चर मैं एक और बना सकता हूँ। इसका एक स्ट्रक्चर मैं कुछ और ऐसा बना सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको टेढ़ा बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर आपके पास ऊपर की तरफ Me है, नीचे की तरफ H है। यहाँ पर आपके पास ऊपर की तरफ H है, नीचे की तरफ Me है, ये नीचे की तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ, ये स्ट्रक्चर एक ही है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ये मैंने अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाया, एक ही बनाया है। जब आप जाओगे सेंटर से तो यहाँ ऊपर की तरफ क्या है? Me, तो नीचे की तरफ क्या आ रहा है? Me आ रहा है। ऐसे यहाँ जाओगे ऊपर की तरफ H, तो यहाँ नीचे की तरफ H, और बाकी आप कहीं भी जाओगे तो आपको सेम जैसा माहौल मिल रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फाइनली यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो चुका है। तो बस यही है, आप मॉलिक्यूल को एक बार अगर देखना सीख चुके हो, देखने के बाद जब आप उसके सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अगर आपको एक जैसा माहौल मिले तो वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और अगर ना मिले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। तो कुछ और एग्जांपल हम सेंटर ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड देख लेते हैं। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बस आपको मॉलिक्यूल को देखने का तरीका समझना है, बाकी सारे टॉपिक आसान है। सबसे पहला मॉलिक्यूल ये है, आप फिर से देखो ये मॉलिक्यूल कैसा है, इमेजिन करो। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 मेंबर रिंग है और ऊपर की तरफ Me है। जब आप सेंटर से ऊपर की तरफ Me पे जाओगे तो नीचे की तरफ भी तो Me होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर आप मॉलिक्यूल में देखो जरा ध्यान से, यहाँ जा रहे हो तो कुछ ऐसा मिल रहा है और यहाँ जा रहे हो तो कुछ ऐसा मिल रहा है। तो बस यही फर्क आ चुका है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सबसे आसान टॉपिक है सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना। भले प्लेन कभी कभी समझ नहीं आता, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मैं समझाता एक सेंटर के अपोजिट डायरेक्शंस को देखना होता है, माहौल एक जैसा है तो प्रेजेंट है। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को जरा ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। ये स्ट्रक्चर असली में रियलिटी में कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CHO और यहाँ पर CH2OH। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो H, तो पीछे की तरफ भी तो कोई H होना चाहिए था। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो OH, तो पीछे की तरफ भी तो कोई OH होना चाहिए था। अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हो CHO, तो उसके आगे की तरफ भी तो कोई CHO होना चाहिए था। मतलब इसमें कोई भी आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आधे से ज्यादा लोग जो स्टीरियोकेमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ते ही हैं, सीखते नहीं हैं, वो बोलेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पता है क्यों? क्योंकि उनको हमेशा फिशर ऐसा ही दिखता है, चाहे मैं कितनी बार भी बोल लूं। बोलोगे सर सेंटर है, यहाँ जा रहे हैं तो CH3 आ रहा है, यहाँ जा रहे हैं तो CH3 आ रहा है, यहाँ जा रहे हैं तो H आ रहा है, यहाँ जा रहे हैं H आ रहा है। पहली बात तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है तो स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर तो आपके पास ऐसा है। मैंने जिस दिन से आपको ये फिशर पढ़ाया है उस दिन से मैं यही सिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, आप खुद सोचो, जो H आगे की तरफ आ रहा है वहां पे भी H आगे की तरफ आ रहा है, तो जो H यहाँ आगे की तरफ आएगा उसके पीछे भी तो H होना चाहिए, बल्कि कुछ नहीं है। जो H आगे की तरफ आ रहा है उसके पीछे भी तो H आना चाहिए, बल्कि कुछ नहीं है। तो आप इसी स्ट्रक्चर को देख के बनाओ ना। इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर भी कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट नहीं है। तो नोट कर लो, हमेशा फिशर फॉर्म में आपको कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली।
क्योंकि जो फिशर फॉर्म होती है वो इक्लिप्स फॉर्म होती है, और इक्लिप्स फॉर्म में एक दूसरे के पीछे एटम होते हैं, अपोजिट में नहीं होते हैं। तो ये वाली बातें हैं जो कि आपके समय के साथ साथ और क्लियर होंगी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखो, ये सेंटर है, तो एक तो ऊपर की तरफ एम आएगा और यहाँ नीचे की तरफ एम आएगा। कैसे फील कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग आप सबसे पहले तैयार कर लो। एक एमी ऊपर की तरफ है और एक जस्ट उसके अपोजिट वाले कार्बन पर एमी नीचे की तरफ है। तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, बाकी माहौल सारा एक जैसा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से फिशर आ गया। आप तो फिशर देख के पहले कांटा मार दो, चलो फिर भी समझते हैं। सर ये देखो सेंटर है, यहाँ जा रहे हैं तो OH, यहाँ जा रहे हैं तो OH, यहाँ जा रहे हैं तो H, यहाँ जा रहे हैं तो H, यहाँ जा रहे हैं COH, यहाँ जा रहे हैं COH। भाई ये स्ट्रक्चर है ही नहीं तो आप कैसे जा रहे हो? OH अगर आगे आ रहा है तो पीछे की तरफ OH होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर तो ऐसा है भैया। भूल गए आप लोग, फिर गलती मत किया करो कभी भी फिशर में। और ये लोग ऐसे क्वेश्चन में ही फंसाते हैं। अभी देखना, आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ, आज के बाद भी यही गलतियां करोगे कि पीछे की तरफ आ रहा है। अब देखो खुद सोचो, ये जो OH आगे की तरफ आ रहा है उसके जस्ट पीछे भी तो कुछ होना चाहिए, बल्कि कुछ नहीं है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी कोई COOS प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर तो आप यार चांद तारे लगा के लिख लो, है ना। इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं। COS बादशाह। अगर आपको COS बादशाह आज के बाद मैं बोलूं तो आपको ये स्ट्रक्चर याद आना चाहिए। बहुत बड़ी गलतियां होती हैं फिशर में हमेशा। देखने में तो दिख रहा है कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसा, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं। ये तो हम 2D पर पढ़ रहे हैं, तो उसकी कमियों की वजह से ये आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही होंगी। इसकी बात करते तो यहाँ तो साफ साफ समझ आ रहा है फिशर पोजीशन है, यहाँ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई फंडा समझ में ही नहीं आ रहा। इस वाले केस की बात करते हैं। यहाँ जाओगे तो नीचे की तरफ CL, यहाँ जाओगे ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे। तो यहाँ पर अब आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। इस वाले, हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। कैसे? अगर मैं यहाँ बीच में खड़ा हूँ तो यहाँ जा रहा हूँ तो COH और यहाँ ऊपर जा रहा हूँ COH। अगर मैं OH की तरफ जाऊंगा तो आगे की तरफ OH है तो पीछे की तरफ इस बार OH है यहाँ पर, और अगर ये पीछे की तरफ है तो ये आगे की तरफ है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन करोगे बाहर लेके, OH आपके पास यहाँ है, H आपके पास यहाँ है, ऐसे मान लो। OH यहाँ है, H यहाँ है, और मेरे पैरों पर COH रखा हुआ है इस तरीके से। खुद फील करो। और वहां पर कैसा माहौल है? वहां पर ऊपर की तरफ COH है, नीचे की तरफ H है, और यहाँ OH है। तो देखो यहाँ OH का इस OH के साथ जा रहा है सेंटर से, यहाँ H का इस H के साथ जा रहा है नीचे की तरफ, और इस पैरों के नीचे वाले COH का ऊपर की तरफ COH जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कंप्लीट। ये बात हमें बहुत अच्छे से सीखनी है, और ये बातों पर आप टाइम लगाओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर से स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ आलू वगैरह मॉडल लो, आलू मॉडल से समझ में आएगा। 4 मेंबर रिंग बनाओ, ग्रुप्स लगाओ आलू वगैरह के, टमाटर प्याज जो लगाना लगा लो, फिर उससे चीज़ें क्लैरिटी होंगी। ठीक है, बात समझ आ रही? अब हम बात करते हैं अगली सिमेट्री एलिमेंट जिसका नाम है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। ये आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है, लेकिन लिखने से पहले आप बात को समझो। यदि आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को अगर आप किसी थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो, और थीटा एंगल से रोटेट करने से वहां पर उसका वही अपीयरेंस आ जाए जैसा वो दिखता था, तो उसी को हम बोलेंगे वहां पर सेंटर ऑफ, नहीं, वहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे इस बात को मैं पहले मॉलिक्यूल से समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। अब अगर मैं क्या करूं, इसके बीचों बीच से एक मैं करूं और यहाँ पर इसको रोटेट कर दूं इस तरीके से, 180 डिग्री रोटेशन कर दूं यहाँ पर, तो 180 डिग्री रोटेशन से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H आ जाएगा। मतलब अगर मैं फ्रंट फेस को ऐसे शेडेड कर रहा हूँ तो जो शेडेड पोर्शन है वो पीछे की तरफ चल जाएगा। ये H1 है तो ये H2 हो जाएगा, तो यहाँ पर H2 आ जाएगा, यहाँ पर H1 आ जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूल का अपीयरेंस क्या है? सेम है। तो हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है? एक
इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है। ये सब बातें आप बहुत डिटेल में ग्रुप थ्योरी के टाइम पढ़ोगे तो आपको सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ से अगर मैं सी एन की बात करता हूँ तो सी एन क्या होता है 360 बाय थीटा। तो किस एंगल से आपने किया है 360 बाय 180। तो यहाँ से 2, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या देगी 2। मतलब इसमें हम बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बस खत्म बात। इतनी ही बात आपको समझनी है। मतलब इसको अगर मैं मॉडल से समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा है, ये आपके पास दिख रहा है ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर मैं ऊपर से एक लाइन ऐसे इसमें डालूं और उस लाइन के लाऊंगा, इसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दूं, रोटेट हो गया। जैसा मॉलिक्यूल आपको पहले दिख रहा था वैसा ही मॉलिक्यूल अभी दिख रहा है। वो बात अलग है फेस चेंज हो गया, लेकिन अपीयरेंस तो सेम है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही बोलता है। अगर मैं अब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करूं तो अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू अ मॉलिक्यूल रोटेशन अबाउट विच एन एंगल ऑफ 360 डिग्री बाय n gives an equivalent orientation oblique structure of the original molecule। इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन का मतलब सेम अपीयरेंस मोर देन वन टाइम इन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता है। अगर आप किसी थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो, जैसा मॉलिक्यूल पहला दिख रहा था अगर वैसा ही वो उस रोटेशन के टाइम दिखना शुरू हो जाए, हम बोलेंगे वहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और एग्जांपल की बात करते हैं। ये सबसे पहले बेसिक एग्जांपल है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर क्या है OH है, H है, यहाँ पर क्या है OH है, H है, यहाँ पर क्या है CH3 है। अगर अब मैं इस मॉलिक्यूल को क्या करूँ 180 डिग्री से रोटेट कर दूं, आपको पता है 180 डिग्री से रोटेट करके ये यहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, जरा सा देखना ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H OH, यहाँ पर आ जाएगा OH H और यहाँ पर आ जाएगा CH3। जब आप इसको 180 डिग्री से रोटेशन कर रहे हो तो देखो ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, सेम अपीयरेंस दे रहे हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और वह जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको हम बोलेंगे C2। बस खत्म बात। बोलिए समझ में आ रहा है? आप खुद देखो ना, ये जब CH3 यहाँ लेके जाओगे तो ये वाला ग्रुप OH यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, ये OH यहाँ जाएगा, ये H यहाँ जाएगा। ये तो रोटेशन करके हमने बहुत देखा है ना। अब मान लो अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है COOH, यहाँ पर OH H, यहाँ पर OH H, यहाँ पर OH। अब मान लो यहाँ पर अगर मैं पूछूं क्या इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो 180 डिग्री से रोटेट करोगे। तो जब आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा OH OH H और यहाँ पर COH। हमने रोटेट तो कर दिया लेकिन इन दोनों की यहाँ पर क्या है सेम अपीयरेंस नहीं है। जरा ध्यान से देखो, OH पहले कहाँ थे, अब OH कहाँ चले गए। तो इन दोनों की सेम अपीयरेंस नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में प्रेजेंट नहीं है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब सिर्फ इतना ही आपको समझना है। यदि किसी मॉलिक्यूल को हम थीटा डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो वहां पर वह जैसा पहले दिख रहा था वैसे ही अपीयरेंस आ जाए तो हम बोलेंगे वहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और n आपको बताता है नंबर ऑफ रोटेशन या फिर फोल्ड्स, और C जो है वो लैटिन वर्ड सर्कुलेट से आया है। ये थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री से एक बात समझो, किसी भी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री का होना या ना होना कभी भी सुपर इम्पोजिबिलिटी और नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी को नहीं बताता। लिखो, किसी भी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री का होना या ना होना सुपर इम्पोजिबिलिटी एंड नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी को नहीं बताता, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल की यदि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है वहां पर भी ये प्रेजेंट होगा, और यदि किसी मॉलिक्यूल में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। तो अब अगर ये दोनों ही तरह के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो हम कभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ही नहीं बता पाएंगे कि किस तरीके से वहां पर कोई मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगा या नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। मतलब हमारे पास 5 सिमेट्री एलिमेंट्स में जो सबसे काम की होती हैं वो 3 ही होती हैं। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मैंने आपको पढ़ाया, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री जो मैंने आपको पढ़ाया, और तीसरा जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसके बाद इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसको बोलते हो आप अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका कोई रोल सुपर इम्पोजिबिलिटी नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करने के लिए नहीं है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे ही दूं मैं, नहीं तो इस टॉपिक को पढ़ाने का कोई सेंस नहीं था। चलिए शुरू करते हैं अगला।
तो आइए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सिमेट्री एलिमेंट के बारे में। लास्ट सिमेट्री एलिमेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं नाम की बात करता हूं तो इसको अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं, या फिर रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं, और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं तो रोटा रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहा जाता है। अब इसमें जितना भी कुछ मुझे समझाना है वो इस लाइन में छुपा हुआ है, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एक तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर अगर हम कोई एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यदि हम यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H। मान लो अगर हम इसको नंबरिंग दे देते हैं, ये हमारे पास नंबर 1 कार्बन है और ये हमारे पास नंबर 2 कार्बन है। अगर हम इसको किसी थीटा एंगल से रोटेट करें, अब बात को समझिएगा, मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे डालता हूँ बीच से, और इसको मैं थीटा जो है वो है आपका 180 डिग्री। अगर मैं 180 डिग्री से इसको रोटेट करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर कैसा आ जाएगा, ध्यान समझना, ये पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके का समझ में आएगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर H। जो कार्बन नंबर 1 था वो कार्बन नंबर 2 बन जाएगा, और जो कार्बन नंबर 2 था वो कार्बन नंबर 1 बन जाएगा। ऐसा ही तो होगा। अगर ये डबल बॉन्ड इसके बीच से लाइन खींचोगे और उसको 180 डिग्री पूरा रोटेट कर दे रहे तो इस तरीके का बन जाएगा। सबसे पहली बात तो यही है। उसके बाद अगर हम इसके 90 डिग्री में एक मिरर रखते हैं तो सबसे पहले तो हमने बात कर ली रोटेशन की। अब रोटेशन के बाद अगली बात होती है हमारे पास रिफ्लेक्शन की, इसीलिए इसको रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं। जब आप नीचे की तरफ लिखोगे तो जो बॉटम पे होता है वो टॉप नजर आता है। जरा बनाने की कोशिश करो, कैसे बनाओगे मिरर इमेज। यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। अब जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर था और ये जो स्ट्रक्चर आया है आफ्टर रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में कैसे हैं, क्या सेम अपीयरेंस वाले हैं? देखो ध्यान से देखो, क्या ये सेम अपीयरेंस वाले हैं? बिल्कुल, यहां पर ये सेम अपीयरेंस वाले हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ये कैसे हैं, सुपर इम्पोजिबल हैं। अब क्योंकि ये सुपर इम्पोजिबल हैं इसीलिए हम बोलेंगे यहां पर हमारे पास अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। बोलिए, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास यहां पर क्या है, प्रेजेंट है। क्या आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? तो मैंने ये लिखा है, अ मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव एन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री बाय एन, जो हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के टाइम करते थे, फॉलोड बाय, ये बात इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन ऑन अ मिरर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द एक्सिस प्रोड्यूस द सेम फेज ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब सेम अपीयरेंस ऑफ द मॉलिक्यूल। यही बात है, मतलब सेम अपीयरेंस है तो हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर कहीं पर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वह सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देता है। बोलिए, अब अगर मैं एक और एग्जांपल इसका सिखाऊं तो उस एक एग्जांपल में हमें बहुत हद तक बातें समझ में आएंगी, करते देखते हैं। तो आइए अपन एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं आपसे सेकंड एग्जांपल की बात करूंगा तो हमारा सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है। बोलिए, बात समझ में आ गई? अगर मैं इसको 180 डिग्री से करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 180 डिग्री से करूँगा तो किस तरीके से हो जाएगा, किस तरीके से अपीयर होगा, कुछ समझ में आ रहा है? 180 डिग्री से जब जाऊँगा तो यहाँ पर ये कुछ पूरा का पूरा, देखना, जब आप इसको लेके जाओगे इसके बीच में से लाइन डालो, ऐसे समझते हैं मॉलिक्यूल से BrH और यहाँ पर BrH है, इसके बीच में से एक लाइन डाली। जब इसको मैं 180 डिग्री लेके जाऊंगा तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा सेम। यही वाली बात है पूरी की पूरी, है ना? तो यहाँ पर क्या जाएगा, BrH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BrH। तो सबसे पहले तो आपने ये काम किसका कर दिया, रोटेशन का काम कर दिया। अब क्या है, आप इसकी मिरर इमेज ले लो, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो जब आप रिफ्लेक्शन लोगे, बॉटम पे रखोगे तो इसका कैसा आ जाएगा मिरर इमेज, इसका आ जाएगा जो नीचे की तरफ है वो ऊपर चमकेगा और जो ऊपर की तरफ है वो नीचे चमकेगा।
अब मुझे ये बताओ दोनों ही को देखकर क्या इन दोनों की सेम अपीयरेंस आ रही है? तो हम बोलेंगे इन दोनों की हमारे पास सेम अपीयरेंस नहीं आ रही है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर बी आर ऊपर की तरफ है, बी आर ऊपर की तरफ है, यहाँ पर एच ऊपर की तरफ है, एच ऊपर की तरफ है, इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बोलिए क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए, आ चुकी होगी। ऐसे ही अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास, इस तरीके का ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पीएच है, एच है, यहाँ पर हमारे पास एच है, पीएच है, यहाँ पर हमारे पास सी डबल ओ एच, एच है, यहाँ पर हमारे पास एच है, सी डबल ओ एच है। इसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं अल्फा ट्रिग्लिक एसिड। अब इसकी बात मैं आपको समझाता हूँ इंटरेस्टिंग। यहाँ से मुझे रोटेशन रिफ्लेक्शन अब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है, यदि किसी मॉलिक्यूल में आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो यह बिल्कुल पक्की बात है कि उस मॉलिक्यूल में आपके पास क्या प्रेजेंट होगा? अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, और वह कौन सी होगी? S2 होगी। S2 का मतलब तो जानते हो कैसे होगा? अरे जनरल फॉर्म क्या होती है? Sn होती है, n की वैल्यू का आ गया है 2 आ चुका है, और n होता क्या है? 360/θ। अगर n की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 आने का कारण क्या होगा? जब आप 180 ले लोगे थीटा, यही तो बात है ना। जब n की वैल्यू 2 आ रही है इसका मतलब थीटा क्या रहा होगा? 180 डिग्री रहा होगा। ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। आप पॉइंट को समझो फिर से, आप इसके रोटेशन रिफ्लेक्शन को मत करो। हम यहाँ पर एक बात समझते हैं, अगर किसी में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये पक्की बात है अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और वो कौन सी होगी? S2 प्रेजेंट होगी। तो अगर मैं जरा मॉलिक्यूल को ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पर आपके पास ऊपर H है, यहाँ नीचे H है, यहाँ COH है, यहाँ COH है, ऊपर pH इस तरीके से है। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब पक्की बात है यहाँ पर अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी और S2 होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? हमें अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री समझ में आ चुकी है, लेकिन आप लोग इस चीज को हमेशा याद रखना, यदि कहीं पर COS प्रेजेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ये प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है और प्रेजेंट हो भी सकती है, मे बी। इस बात को ध्यान रखना। हम साइंस वाले थोड़ा सा अब ज़्यादा ही हाई लेवल का सोचना शुरू कर देते हैं। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री कहीं प्रेजेंट है तो ये पक्की बात है वहाँ अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी ही होगी। बात समझ में आ गई? और S2 होगी। लेकिन अगर कहीं पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमेशा आपको चेक करना होगा, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बाकी एग्जांपल वगैरह बताने को है तो, लेकिन आप इतना पहले बहुत अच्छे से सीख जाओ। यहाँ तक सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट बहुत अच्छे से आने चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना और अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखना। लेकिन अब आपको एक राज की बात बताता हूँ, हमेशा 99.9% हमारा जो काम होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखकर ही चल जाएगा। बात समझ रहे हो क्या? 99% काम प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखकर ही चल जाएगा। कुछ रेयर ऑफ मॉलिक्यूल या रेयरेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल होगा जहां पर हमें अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री चेक करनी होगी, और बहुत ही रेयरेस्ट होगा। नहीं तो हमेशा आपका आंसर मिरर इमेज का सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से ही आ जाएगा, जहां पर मैंने आपको अच्छे खासे एग्जांपल से चीजें समझाई हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छी कमांड हो चुकी है। अभी बहुत डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स है जहां पर मुझे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना सिखाना है। लेकिन अब थोड़ा सा हम इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म करते हैं। हमने सिमेट्री एलिमेंट जान लिया, हमने मिरर इमेज जान ली, सारी बातें जान ली। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। हम लोग ये सारी बातें क्यों पढ़ रहे हैं? हम सारी बातें पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए। और हमारे पास दिक्कत क्या आ रही थी, हम एक्सपेरिमेंट बार बार नहीं कर सकते, तो हम एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू करेंगे कल से, जहां पर हम उस कॉन्सेप्ट के थ्रू बताएंगे कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे है और कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कैसे है। बात समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से। आप यहां खड़े हो और आपको यहां जाना है। यहां खड़े होने का मतलब क्या है, आप एक्सपेरिमेंट करके ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स बता रहे हो, ठीक है। लेकिन हमेशा एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, आपको थ्योरेटिकली बताना है। वही एग्जाम में अगर आ जाए कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है,
तो बीच में आपको एक ऐसी चीज का सहारा लेना होगा जिसकी हेल्प से आप ये काम कर सको, और उस चीज का स्टार्टिंग या मैं नाम ले दूं थोड़ा सा, तो वो कायरलिटी होता है। कायरलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेट करने में हेल्प करता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है, क्या सारी बातें होती हैं, कौन सा क्या, सारे सब कुछ हम बहुत डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।